नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है। आज दिवंगत विधायक सरबत को दी जा रही है श्रद्धांजलि। सदन में यूसीसी पेश कर सकती है धामी सरकार। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है और आज दिवंगत विधायक सरबत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विधायकों को संबोधित करते हुए नजर आए और उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई फिलहाल जारी है। आज सिर्फ दिवंगत विधायक सरबत को श्रद्धांजलि दी जाएगी और कल जो है पटल पर यूसीसी को रखा जाएगा। सदन में यूसीसी पेश कर सकती है धामी सरकार। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई है जिसमें सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई है और फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है। लेकिन आज जो है दिवंगत विधायक सरबत को दी जा रही है श्रद्धांजलि, जिसके बाद कल यूसीसी पेश करेगी धामी सरकार। और कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। ये देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा सत्र की। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए थे दिवंगत विधायक को। और ये देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिवंगत विधायक सरबत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और कल सदन में यूसीसी पेश कर सकती है धामी सरकार। और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। State government is promoting fish farming as a means of additional income. The target has been set to produce a total of 3.3 lakh metric tons of fish from all sources in the financial year 2023-24, for which 1,39,227 lakh fish span have been collected through 7,093 local Matsya Mitras fish producers. Target Milk Federation have covered 3,38,038 milk producers of 2,934 villages associated with milk polling points in 22 districts of the state, and a maximum of 1.53 lakh liters milk is collected and amount of rupees 16 crore is being transferred to the milk producers. और जल्द ही यूसीसी को पेश किया जाएगा। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चा हो रही है। एक देश और एक कानून बताने वाला ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। एक देश एक कानून रहेगा और इस कानून के तहत शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता रहेगी। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, परंपरा के आधार पर नियमों में किसी भी तरह की कोई रियायत आपको नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कितनी बार बढ़ा है कमेटी का कार्यकाल। ये देखिए, 27 मई 2022 को गठित की गई थी एक्सपर्ट कमेटी और उसके बाद कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा था। 27 नवंबर 2022 को बढ़ाया गया 6 महीने का समय। ये कमेटी का कार्यकाल हम आपको बता रहे कितनी बार बढ़ाया गया। ये यूसीसी पेश होने से पहले, रिपोर्ट आने से पहले 27 मई 2023 को 4 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। देखिए, तकरीबन 20 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है ये रिपोर्ट तैयार होने में और इससे पहले 27 सितंबर 2023 से फिर 4 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। ये रिपोर्ट तैयार होने में 20 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। 26 जनवरी को 15 दिन के लिए कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ाया गया। चूंकि इसमें कई तरह की खामियां देखी जा रही थी, कई चैलेंजेस सामने आ रहे थे, ऐसे में कार्यकाल कई दफा बढ़ाया गया। 27 मई 2022 को गठित की गई थी एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी 27 मई 2022 को गठित की गई थी।
27 नवंबर 2022 को बढ़ाया गया 6 महीने का समय। कई दफा ये समय बढ़ाया गया, कार्यकाल बढ़ाया गया और उसके बाद अब जाकर ये इंतजार खत्म हुआ है। 27 मई 2023 को 4 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। और अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या क्या होगा? देखिए, शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे तमाम मामले जो हैं उस पे जो अधिकार हैं वो समान हो जाएंगे तमाम वर्गों के लिए। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक कानून होगा, चाहे आप किसी भी धर्म विशेष से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, आपके लिए एक ही कानून होगा जिसका आपको पालन करना होगा। इसे लेकर पहले भी कानून है लेकिन उन्हें सख्ती बढ़ा दी जाएगी। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं है, लेकिन अब जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो शरीयत के मुताबिक आप नहीं चल सकते हैं, आपको यूसीसी को मानना पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा, ये उन लोगों के लिए। देखिए, आपकी धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके धार्मिक रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं आएगा। आप जो भी धर्म मानते हो, जो भी रिवाज आप मानते हो, जो भी धर्म आप फॉलो करते हो, उस पर किसी भी तरह का असर जो है वो नहीं आएगा। शादी पहले की तरह पंडित या मौलवी करवा पाएंगे, उसमें भी कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, शादी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, वो जरूरी होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको सरकारी लाभ नहीं मिल पाएंगे। पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी भी तरह से पूजा करते हो, खुदा को याद करते हो, नहीं बदलेगा। और देखिए, चुनावी पैतरा भी इसे कहा जा रहा है यूसीसी को। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लाएंगे, और अब देखिए यूसीसी आ रहा है। बीजेपी का बड़ा चुनावी वादा है यूसीसी, जिस पर अमल किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लाया जाएगा। यूसीसी के समर्थन में ज्यादातर मतदाता नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब यूसीसी आएगा तो जाहिर है इसका असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में ये बहुत बड़ा असर डाल सकता है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में भी इसका असर देखा जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसका समर्थन करें, लेकिन कुछ फिर भी ऐसे लोग हैं जो उसको समर्थन नहीं करते हैं। यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं में तलाक का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। अभी जो डर है मुस्लिम महिलाओं में, वो डर खत्म हो जाएगा। यूसीसी को बीजेपी के घोषणा पत्र में जगह भी मिलेगी, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। इसे चुनावी पैतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो बीजेपी का बड़ा वादा होगा। यूसीसी अभी भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसकी संवैधानिक वैधता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, यूसीसी के समर्थन में ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर मतदाता हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गुट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके समर्थन में नहीं है, जो इसमें खामियां निकाल रहे हैं। और क्या है संवैधानिक वैधता, वो आपको बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है यूसीसी। राज्यों को यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रावधान होगा, ये कहा जाएगा। देखिए, पहला राज्य बन रहा है उत्तराखंड, लेकिन फिलहाल इसको जो है जब लागू हो जाएगा तो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ये कंपलसरी बने, ये मैंडेटरी बने, और इसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है कि आखिर यूसीसी को किस तरह से लागू किया जाएगा। फिलहाल जो है ये उत्तराखंड में लागू हो रहा है। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज जो है दिवंगत नेता को जो है श्रद्धांजलि दी गई। पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना, उन्होंने किस तरह से श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत जो है वो हो रही है। विधानसभा परिसर में धारा 144 लगा दी गई है और परिसर के 300 मीटर के दायरे में धारा लागू है। प्रदर्शन समेत अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सोनिका जिला मजिस्ट्रेट ने दी है ये तमाम जानकारी। परिसर के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। प्रदर्शन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक है। सोनिका जिला मजिस्ट्रेट ने इस बाबत जानकारी दी है। चूंकि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और जल्द ही यूसीसी को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। सोनिका जिला मजिस्ट्रेट ने ये जानकारी साझा की है।
और देहरादून में नैनीताल हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उज्जवल और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी इस समारोह में शामिल हुए। देहरादून में ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ और नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने यहां पर शपथ ली। ऋतु बाहरी बनी है मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋतु बाहरी बनी है मुख्य न्यायाधीश और उस समारोह की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर सिंह धामी समारोह में शरीक हुए और दोनों की साथ में तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देहरादून में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ पर शपथ ली है और ऋतु बाहरी बनी है मुख्य न्यायाधीश। और उस वक्त की तस्वीरें जब वो उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। हरिद्वार में भेल की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की सीएम धामी की मांग पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मांग पर सवाल उठाया है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए राज्य सरकार की नजर भेल की जमीन पर है। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा। तो यूसीसी पर तमाम तरह की खामियां निकाली गई हैं और कहा है कि अदालत के सामने नहीं टिकेगा। भेल की जमीन पर फिलहाल सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। सीएम ने की जमीन सरकार को सौंपने की मांग और कांग्रेस नेता हरीश रावत लगातार आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा ये पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भेल की जमीन पर फिलहाल ये जो सियासी घमासान है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीन सरकार को सौंपने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस नेता हरीश रावत की तरफ से कहा जा रहा है ये पब्लिक सेक्टर खत्म करने की सरकार की साजिश है, सरकार की कोशिश है। तो ये पूरा मामला भेल की जमीन को लेकर है जिस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीएचईएल को नुकसान न पहुंचे, यदि बीएचईएल की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ बीएचईएल के साथ नहीं होने देंगे। तक कोई चीज धरातल पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस राज्य के अंदर करीब 3,000 से ज़्यादा ही होंगे, जितने होंगे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड बहुत समय पहले 4-5 साल 3 साल पहले ले लिए गए और वो सब बीपीएल के कार्ड धारक हैं और उनके कार्डों का पता ही नहीं है। वो पिलर टू पोस्ट जाने में हैं, कभी प्रधान जी के पास जा रहे हैं, कभी राशन इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। और विकास नगर के बरोटीवाला गांव में कांग्रेस ने नशा छोड़ो भारत जोड़ो का सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शिरकत की। करण माहरा के साथ टिहरी लोकसभा प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने स्मोक और ड्रग्स जैसे नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार यूसीसी को लागू नहीं कर पाई है। अब छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है। इस ड्राफ्ट को लेकर विधानसभा में लंबी चर्चा की जरूरत थी। और इसको लगातार शिकायतें आ रही थी और इसको लेके हम लोगों के द्वारा इनको निर्देशित किया गया था। थाना स्तर पर जो कार्रवाइयाँ की जानी थी, आज उस पर इन लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। लगातार शिकायतें आ रही थी और इसको लेके हम लोगों के द्वारा इनको निर्देशित किया गया था। थाना स्तर पर जो कार्रवाइयाँ की जानी थी, आज उस पर इन लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। लगातार शिकायतें आ रही थी और
और 12 फरवरी तक बंद रहेंगे हरिद्वार की सभी स्कूल, कॉलेजेस, आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित किया गया है। नारी शक्ति महोत्सव की वजह से बंद रहेंगे स्कूल और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ये देखिए, 12 फरवरी तक हरिद्वार के सभी स्कूल बंद रहेंगे, ये निर्देश दे दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित कर दिया गया है। नारी शक्ति महोत्सव की वजह से स्कूल, कॉलेज बंद रखे जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है। इसके मद्देनजर 12 फरवरी तक हरिद्वार के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रखे गए हैं, अवकाश घोषित कर दिया गया है। नारी शक्ति महोत्सव की वजह से बंद रहेंगे ये स्कूल, कॉलेजेस। और पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए खनन सामग्री से लदे आधा दर्जन वाहनों को सीज कर लिया है। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की दूसरी कार्रवाई है। एसएसपी प्रमोद ढोभाल ने बताया है कि अवैध खनन को लेकर लक्सर पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर आधा दर्जन से ज्यादा अवैध खनन वाहनों को पकड़ लिया है और खनन एक्ट के तहत सीज कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। परमेंद्र डोभाल, जो कि एसएसपी हैं, उन्होंने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और एसएसपी ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको लेके हम लोगों के द्वारा इनको और देहरादून में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। विकास नगर क्षेत्र में 3 बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश की, जिनमें से एक अभियुक्त को दुकानदार ने साहस का परिचय देते हुए पकड़ लिया। वहीं बाकी 2 अभियुक्तों की तलाश फिलहाल जारी है और पुलिस जनपद के सभी नाकों पर चेकिंग अभियान चला रही है ताकि जो बदमाश हैं ये पकड़े जाएं। ये सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। 3 बदमाशों ने लूट की कोशिश की है और ये उस वक्त की तस्वीरें। पुलिस का चेकिंग अभियान फिलहाल जारी है, धरपकड़ की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन देहरादून में किस तरह से बदमाश आतंक फैलाए हुए हैं ये देखिए। तो पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाई जा रही है ताकि जो बदमाश हैं, जो फिलहाल आतंक फैलाए हुए हैं या फिर जो भी अपराधी हैं जो इस तरह की जुगत में लगे रहते हैं, उन पर लगाम कसी जा सके और इसीलिए पुलिस चेकिंग अभियान चलाए हुए है। ये देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राडा ज्वेलर्स के यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश पहुँचे थे वहाँ पर और इन्होंने वहाँ पर दर्जी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया और तत्काल इनके द्वारा जो भी था इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुँची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चला दिया। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। सभी टीमें लगातार लगी हुई थी और आसन बैराज के पास चेकिंग के दौरान जब ये बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास, और इनके द्वारा फायर किया गया। तो उसके बाद जवाबी फायर में एक बदमाश जहांगीर है, इसके पैर में 2 गोली लगी और एक सुबोध करके और एक नवीन, 3 लोग इस पर अरेस्ट हुए थे, इसके 1 गोली लगी। ये राडा ज्वेलर्स। और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी बताई गई है। तो कई इलाकों में हिमपात से दिक्कत बढ़ेगी और कहां किस तरह का मौसम है देखिए। रुद्रप्रयाग
निचले इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। केदारनाथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जो है वो देखी जा रही है। मौसम विभाग ने इस बाबत चेतावनी भी जारी कर दी है। टिहरी देर रात से बर्फबारी फिलहाल जारी है, ऐसे में मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी कर दिया है। श्रीनगर में हल्की बारिश जो है वो देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से एहतियातन पहले ही बता दिया गया था। मसूरी में बारिश और कोहरे का कोहराम मचा हुआ, ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें अगर ज़रूरी ना हो। चमोली ऊंचाई में बर्फबारी और निचले हिस्से में बारिश देखी जा रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर।